हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ वीडियो ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है राफिया शेख। आज हम 12th कॉमर्स ओसीएम का दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज हमारा इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। लास्ट वीडियो में हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था, जो हमारा बिजनेस सर्विस का देखा था कि हमने कौन से सर्विसेज होते हैं। सो हम अपना आज 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो हमारा 5th चैप्टर है, ये किसके बारे में है? इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो कैसे होता है, मतलब इधर पे जो बिजनेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो इधर पे हम जो बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं, इट इज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू वाया द इंटरनेट क्या कर रहे हैं, हम हमारा बिजनेस कर रहे हैं। पहले फॉर एग्जांपल, मतलब ट्रेडिशनल मेथड पहले चलता था ना, मतलब ई बिजनेस, ये जो हमारा चैप्टर है ये मतलब यहाँ पे इंटरनेट पहले यूज नहीं होता था। पहले क्या होता था, अगर हम लोग को फॉर एग्जांपल कि अगर प्रोडक्शन मैनेजर है, अगर उसको कुछ गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए कुछ सामान चाहिए, तो अभी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल्स लेने के लिए सप्लायर के पास जाएगा। सो वो ट्रैवल करेगा, फिर सप्लायर के पास जाएगा, फिर वहां पे वो अपना ऑर्डर देगा, फिर वो उसका ऑर्डर लेगा, फिर जाके उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर पैक करने के बाद फिर जाके ट्रांसपोर्ट होगा, फिर जाके उधर पे उसको मिलेगा। तो उधर पे टाइम जा रहा है। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट अगर क्या हो रहा है, अगर हमारे पास इंटरनेट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि हमारे लैपटॉप हो गए, पीसी हो गए, मोबाइल फोन हो गया, ये सब के वजह से, और मेन चीज अगर इंटरनेट है तो ही होगा, वरना नहीं होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर इंटरनेट के बेसिस पे है। सो इधर पे जो भी एक्टिविटी होगा, इट इज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो अगर मुझे रॉ मटेरियल चाहिए तो मैं क्या करूंगी, मेल करूंगी सप्लायर को कि मेरा जो भी ऑर्डर है आप ले लो, और मुझे क्या करो, मेरा रॉ मटेरियल मुझे क्या कर दो, सप्लाई कर दो। सो इधर पे ट्रैवलिंग टाइम बचेगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा कि मिनटों में मैंने क्या किया, मेल कर दिया और सामने वाले को मेल मिल गया। और इट नॉट जरूरी नहीं है कि मैं ऑनलाइन हूँ तो सामने वाला भी ऑनलाइन रहे, मेरा मेल उधर पे ट्रांसफर हो गया, उसको जब रिसीव होगा तो वो क्या करेगा, मेरा जो भी रॉ मटेरियल की जरूरत है वो मुझे सप्लाई कर देगा। तो यही है कि हम जो पूरा चैप्टर देखने वाले हैं, कि देखेंगे कि कैसे होता है, ई बिजनेस के थ्रू हम कर रहे हैं। सो मीनिंग में देखते हैं, द टर्म ई बिजनेस दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स। E-business or electronic business is the administration of conducting business via the internet. The concept of e-business emerged when IBM coined the term in the late 90s. The purpose was to provide buyers a platform on the internet to buy and sell goods. मतलब ये जो e-business है ना, e-business को पहले e-commerce बोला जाता था, बट IBM ने 1997 में फर्स्ट टाइम इस वर्ड को यूज किया, e-business। किसके प्लेस पे यूज किया उसने, ई बिजनेस के, ई कॉमर्स के प्लेस पे ई बिजनेस का टर्म यूज किया था 1997 में। किसने, आईबीएम ने। दैट इज हमारा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इधर पे जो ई बिजनेस हम कर रहे हैं, ये किसके वजह से हो रहा है, इंटरनेट के वजह से हो रहा है, वाया द इंटरनेट। और ये जो कंसेप्ट है ई बिजनेस का, ये आईबीएम ने ही किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। देन ये पर्पस क्या था कि यहाँ पर बायर को प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि वो इंटरनेट के थ्रू अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये कुछ मीनिंग था। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ ई बिजनेस। स्कोप ऑफ ई बिजनेस क्या है, कि जो हमारा स्कोप ऑफ ई बिजनेस है ना, सिर्फ ये ऑनलाइन शॉपिंग तक नहीं है। मतलब कि हम इंटरनेट यूज करते हैं, इसका मतलब इंटरनेट यहाँ पे यूज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग कर दिया तो हमारा ई बिजनेस कहलाता है। ई बिजनेस सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है, बियॉन्ड दी ऑनलाइन शॉपिंग है। जैसे कि अगर कुछ भी हो, जैसे कि हमारा स्टॉक हो, ट्रांजेक्शन हो, एंड दी यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, जहाँ पे सॉफ्टवेयर के यूज हो जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा और जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं, हम उसको ई बिजनेस कहते हैं। In India, till now, business is managed through the traditional methods. Many businesses are becoming aware of the advantage of e-business and incorporating this into their strategies. अभी इंडिया में टिल नाउ बहुत ट्रेडिशनल मेथड से क्या करते थे, अपने बिजनेस को चला रहे थे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि रॉ मटेरियल चाहिए तो हम जाएंगे फिर बोलेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन मेल देम, मैसेज देम। तो इससे क्या होगा, थोड़ा टाइम बचेगा, इंटरनेट के थ्रू हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। सो ये था, और इसके बारे में सबको आइडिया हो गया, जो भी हमारे अभी बिजनेसमैन जो है, जो भी बिजनेस है जिनका, जिनको ये आइडिया हो गया है, तो ये क्या कर रहे हैं, इस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, अपने बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज क्वाइट वास्ट। मतलब ये बहुत बड़ा है, इट इज नॉट ओनली टू ऑनलाइन शॉपिंग, सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग तक नहीं है। और जो भी इसमें लिखा है दैट ऑल टाइप ऑफ बिजनेस फंक्शन, जितने भी बिजनेस एक्टिविटी होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, एंड इवन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज मैनेजरियल एक्टिविटीज लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग कैन बी कैरिड आउट ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू हमारे जितने भी बिजनेस फंक्शन है, एक्टिविटीज है, हम क्या कर सकते हैं, इसको कंडक्ट कर सकते हैं।
स्कोप ऑफ ई बिजनेस में नेक्स्ट हमारी ये है कि ये इतने स्कोप ऑफ ई बिजनेस है। फर्स्ट वन B2B, B2C, C2B, C2C, B2A, C2A। फर्स्ट वन हमारा B2B दैट इज स्टैंड फॉर बिजनेस टू बिजनेस। अभी ये जो हमारा है इधर पे जो ट्रांजैक्शन होता है ना, ये दो बिजनेस के बीच में होता है, इसीलिए इसको B2B कहा गया है। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे रॉ मटेरियल चाहिए तो मैं प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, वो जाएगा रॉ मटेरियल सप्लायर के पास, फिर उससे लेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर भी क्या था, एक बिजनेस, अब उसका बिजनेस था, वो भी एक बिजनेसमैन है। इवन जो हमारा रॉ सप्लायर, जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, वो भी बिजनेसमैन है। तो यहाँ पर जो दोनों लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, दोनों बिजनेसमैन है। तो जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस फॉर्म के बीच में होता है ये इस कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर, दैट इज हमारा B2C, दैट इज स्टैंड फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर। अभी मतलब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होगा वो किसके बीच में होगा, बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में होगा। एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा तो अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम मिंत्रा से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, तो यहाँ पे क्या होता है, हम कंज्यूमर है, हमने क्या किया, ऑनलाइन शॉपिंग किया, तो सामने वाला जो रहेगा वो क्या हमारा बिजनेस है। तो इधर पे क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है ये बिजनेस टू कंज्यूमर दोनों के बीच में होता है। तो जो ट्रांजैक्शन बिजनेस टू कंज्यूमर के बीच में होता है ये इस कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट है C2B। थर्ड हमारा है कंज्यूमर टू बिजनेस, दैट इज C2B, दैट इज ये हमारा अपोजिट एकदम बिजनेस टू कंज्यूमर। यहाँ पे B2C था, दैट इज हमारा C2B। हमने इधर पे क्या देखा था कि इधर पे बिजनेस क्या करता है, हमने ऑनलाइन शॉपिंग का एग्जांपल देखा था जैसे कि मिंत्रा वगैरह। तो इधर पे क्या होता है, वो परचेस करते हैं। इधर पे क्या होता है कंज्यूमर टू बिजनेस में, कि जो कंज्यूमर होता है ना वही प्रोडक्ट को सेल करता है। जो उसको कहाँ से मिलता है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो क्या करता है, कंज्यूमर क्या करता है, उस प्रोडक्ट को बेचता है, सेल करता है। एग्जाम्पल अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे, दैट इज पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज, टैक्सी सर्विसेज, डोर स्टॉप फूड डिलीवरी, ब्लॉगर्स होते हैं हमारे, ये सब क्या करते हैं, ये ही क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट कैसे है, क्या है, वही प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। और ये प्रोडक्ट जो उन्होंने कहाँ से कंज्यूम किया, ऑर्गेनाइजेशन और जो भी बिजनेस है वहां से कंज्यूम किया। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अभी यहाँ पे जो बिजनेस, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है किसके बीच में होता है, C2C, जैसे हमने फर्स्ट में देखा था, दैट इज ये इधर पे B2B में इट इज स्टैंड फॉर बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा था ये दो लोग के बीच में होता है। ये दो लोग कौन थे, दोनों बिजनेस पार्टीज थे। अभी यहाँ पे जो पार्टीज जो दोनों है, दोनों कंज्यूमर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, OLX तो सुना होगा आपने। तो OLX में क्या होता है, किसी को अगर अपना सामान बेचना रहता है तो बोलते हैं ना OLX पे बेचो, OLX पे बेचो। तो उधर पे क्या होता है, अगर किसी को अपना सामान बेचना रहता है ना तो वो क्या करता है, OLX के थ्रू बेच देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो अपना सामान किसी और को बेच देता है। तो यहाँ पर इट इज नॉट नेसेसरी कि वो बिजनेस कर रहा है। बिजनेस मतलब कि जो कंटिन्यू बेसिस पे, डेली बेसिस पे अगर वो अपना काम कर रहा है, उसका एक कंपनी है, बिजनेस है, उसको हम बोलते हैं कि वो बिजनेसमैन है या उसका बिजनेस है। बट यहाँ पे वो अपना एक खुद का प्रोडक्ट बेच रहा है, सेकेंड हैंड जो हो जाता है वो क्या कर रहा है, किसी और को बेच रहा है। तो इधर पे जो एक्टिविटी हो रही है दोनों कंज्यूमर के बीच में हो रही है। डेली ट्रांजैक्शन होते हैं, डेली बिजनेस, डेली एक्टिविटीज की जाती है, डेली हम बाइंग और परचेसिंग करें तब हम उसको बिजनेस कहते हैं। अगर हमें अगर सिंगल टाइम हमने किसी को बेचा है, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम एक दो बार बेच दिया अपने प्रोडक्ट्स को किसी और को, तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहते। तो इधर जो ट्रांजैक्शन होता है वो किसके बीच में होता है, कंज्यूमर के बीच में होता है। दोनों पार्टीज कौन होते हैं, हमारे कंज्यूमर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा B2A, दैट इज स्टैंड फॉर बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। एग्जांपल जैसे कि अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये कुछ है, तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है किसके बीच में हो रहा है, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये दोनों के बीच में हो रहा है। एंड नेक्स्ट वन जो हमारा लास्ट है, दैट इज C2A, स्टैंड फॉर कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कंडक्ट की जा रही है ये किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन द कंज्यूमर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। इसके एग्जांपल जैसे कि आपको पासपोर्ट मिलते हैं, आधार कार्ड मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइक कि इवन बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन को हम बोल सकते हैं, जो हमारा होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट, मतलब कि इधर पे गवर्नमेंट और बिजनेस ये दोनों के बीच में जो एक्टिविटी होती है, जो ट्रांजैक्शन होता है, ये इधर पे गवर्नमेंट आ जाता है। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन को यू कैन इवन से एज टू बिजनेस टू गवर्नमेंट, दैट इज B2G हम बोल सकते हैं। तो इधर पे जो भी होगा, इधर पे बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ये हमारे कुछ क्या थे, स्कोप ऑफ बिजनेस थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। अभी हम ई बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं।
पहला बेनिफिट है ईज ऑफ फॉर्मेशन। अभी इसको जो बनाना होता है वो इजी रहता है। क्यों? क्योंकि इधर पे अभी अगर आप ई बिजनेस के लिए सबसे मेन चीज, दो जो सबसे मेन चीज है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है? इंटरनेट। अगर वो है तो आप क्या होगा, आपका बिजनेस कंडक्ट हो सकता है, आप अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं। ईज टू फॉर्मेशन से पहले अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा एडवांटेज ई बिजनेस का ये है कि अगर हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, और इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन। इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ही क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में ढूंढ सकते, उस प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के बारे में देख सकते हैं, प्रोडक्ट की क्या इंफॉर्मेशन है हर देख सकते हैं। इवन अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप देखोगे तो आप प्रोडक्ट हर एक जो भी ऑनलाइन वेबसाइट से, जो भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है वहाँ पे भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को उसके प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हो, प्रोडक्ट कैसा है, उधर पे क्या रिव्यू दिया है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में देख सकते हो। तो ईज टू फॉर्मेशन क्यों है ई बिजनेस? अगर आप देखोगे ट्रेडिशनल बिजनेस, अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए एक स्पेस चाहिए रहेगा, एक आपको, क्योंकि फिजिकली आप अपने बिजनेस को चला रहे हो तो आपको स्पेस चाहिए रहेगा, फिर उसमें अलग अलग चीजें खर्चे होंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेगा। बट ई बिजनेस में क्या होगा कि आपको, अगर आपके पास अच्छा सॉफ्टवेयर है, एकदम प्रॉपर इंटरनेट है, अच्छा एकदम इंटरनेट है, और उसमें जो भी तो उसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप अपना बिजनेस चला सकते हो। इट इज इजीली, आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको फॉर्म कर सकते हो एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर करने पड़ेंगे, आपको एक स्पेस चाहिए रहेगा, उसके लिए फिर परमिशन चाहिए रहेंगे, तो बहुत सारे प्रोसीजर हो जाएगा। बट एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस इज इजी टू फॉर्म, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है। क्योंकि अभी लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स क्यों, यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट कम होता है? अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस क्या करते हो, रन कर रहे हो, अभी उस बिजनेस आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है वहां पे भी कुछ लोग रहेंगे, तो मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा रहेगा, तो आपके बहुत सारे खर्चे होंगे। बट एज कम्पेयर टू ई बिजनेस इट इज लाइक कि आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आपको इन्वेस्टमेंट कम लगाना पड़ता है, वहां पर आपके खर्चे बच जाते हैं, वहां पे मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा कन्वीनियंस। कन्वीनियंस अभी कैसे बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आपको शॉपिंग करनी है तो मार्केट का भी टाइमिंग होता है ना कि सुबह से लेकर शाम तक या कुछ एक टाइम तक 7-8 बजे तक मार्केट बंद हो जाता है। बट आप अभी फ्री नहीं हो, आप 7-8 बजे के बाद फ्री हो रहे, आपको मार्केट जाना है, बट उस टाइम पे मार्केट बंद हो जाता है। बट बेनिफिट है ये है ई बिजनेस का कि 24/7 आवर्स आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, आप कभी भी शॉपिंग कर सकते हो। इवन अगर आपको रात में 2 बजे, 3 बजे, सुबह के 4-5 बजे भी शॉपिंग करनी है तो यू कैन, तभी भी आप क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हो। इट इज लाइक कन्वीनियंस है, बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमें टाइम निकाल के मार्केट जाना पड़ेगा, इससे क्या होगा, आपको ट्रैवलिंग टाइम बच जाएगा। तो ये बिजनेस क्या है कि आपको उधर पे डोर टू डोर सर्विस मिल जाती है, आपको इवन आपको अपने घर के बाहर क्या करना पड़ता है, कदम नहीं निकालना पड़ता, आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, आपके जो भी प्रोडक्ट रहेगा आपके दरवाजे पे आपको डिलीवर किया जाएगा। बट एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, हमें टाइम निकालना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। तो इट इज कन्वीनियंट, हमारा ई बिजनेस क्या है, कन्वीनियंस है। नेक्स्ट है स्पीड। अभी स्पीड कैसे, अभी इसमें अगर हम एक क्लिक कर देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाता है, उधर पे सेलेक्ट हो जाता है और फिर जो भी डिलीवरी रहेगा हमें मिल जाएगा। बट एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस हमें उधर पे जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर हम क्या करते हैं, उधर पे बहुत टाइम जाएगा हमारा। बट एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस क्या है, ई बिजनेस हमारा स्पीड है। नेक्स्ट वन है हमारा ग्लोबल एक्सेस। ग्लोबल एक्सेस मतलब कि इधर पे आप जो शॉपिंग कर रहे हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ एक ही जगह पे शॉपिंग कर सकते हो, एक ही वेबसाइट से शॉपिंग कर सकते हो या एक प्लेस से शॉपिंग कर सकते हो। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि आप अभी जिस एरिया में हो आप उसी एरिया में शॉपिंग कर सकते हो। अभी आप थोड़ी ना, अगर आपको कुछ इंटरनेशनल प्रोडक्ट चाहिए, कुछ और अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप फ्लाइट की टिकट्स करके बुक करके आप क्या बाहर देश जाओगे शॉपिंग करने के लिए? नहीं। तो इंडियन इज लाइक वो क्या है, विदाउट बाउंड्रीज है, मतलब आप कहीं पे भी, मतलब घर बैठे बैठे कहीं पर से भी शॉपिंग कर सकते हैं। आपको इंटरनेशनल प्रोडक्ट चाहिए, कुछ भी सामान चाहिए, तो यू कैन डू ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग है। तो ई बिजनेस क्या है, ग्लोबल एक्सेस है। इधर पे कंज्यूमर जो होते हैं, हम कस्टमर्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं,
कहीं किसी भी देश से कहीं से भी क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में देख सकते हैं कि कहाँ पर कैसा प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, क्या रिव्यू दिया गया है। सो फ्रॉम इट इज लाइक ग्लोबल एक्सेस, इधर पे हम कहीं से भी क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। देन हमारा है मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। अभी सब कुछ अभी यहाँ पे ई बिजनेस किसके थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी होगा, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी डेटा आ रहा है, वो कैसे होगा, ये सब क्या डेटा जो भी रहेगा वो सब डिजिटली, जो भी इंटरनेट के थ्रू वो उसमें स्टोर हो जाएगा। हमें कुछ पेपर का जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ जरूरी है हमें डॉक्यूमेंटेशन बना रहा है, हमारा जो भी रहेगा रजिस्ट्रेशन जो भी हो या इवन बिल हो, हमें क्या हो जाता है, सब जो भी हमारा डेटा रहता है वो स्टोर हो जाता है किसमें, इवन जो हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा जो पीसी लैपटॉप जो यूज कर रहे हैं उसी में वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, हमें कुछ पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट अभी यहाँ पर जो है, ई बिजनेस को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। इसमें ट्रांसपेरेंसी रहता है, मतलब आपको सब पता चल जाता है कि जो बायर है और जो सेलर है, इधर पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी रहते हैं कि उसने क्या प्रोडक्ट परचेस किया है, उसने कितने का परचेस किया है, जो भी बिल है, जो भी अमाउंट रहता है वो सब उसको पता चल जाता है। इट इज लाइक ट्रांसपेरेंसी, ये बिजनेस दिस सपोर्ट इन शॉर्ट मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे गवर्नमेंट भी क्या करती है, सपोर्ट करती है कि वो ई बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। लास्ट वन इजी पेमेंट। इजी पेमेंट है आप विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड या जो भी आपका जिसके थ्रू आपको पेमेंट करना है, आपको फंड ट्रांसफर करना है, तो आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो ये हमारा बेनिफिट था ई बिजनेस का, इजी टू फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। ई बिजनेस तो बहुत इजी है बनाना। अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट है तो इट इज फैबुलस, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। नेक्स्ट है लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, फिजिकल एक्सिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, एक जगह की जरूरत पड़ेगी, उस जगह को खरीदना पड़ेगा, देन उसमें मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। कन्वीनियंस, हम कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं। स्पीड, एक क्लिक किया हमारा प्रोडक्ट वहां पे सिलेक्ट हो गया, हमारा ऑर्डर हो गया। देन ग्लोबल एक्सेस, किसी भी एक जगह बैठे हुए हम अपने घर में बैठकर कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं। देन मूवमेंट टुवर्ड अ पेपरलेस सोसाइटी, जो भी हम काम कर रहे हैं इट इज लाइक हमारे इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, तो हम जो भी हमारा डेटा है वो सब स्टोर हो जाता है डिजिटली। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है ये बिजनेस को सेटअप करने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इजी पेमेंट है। पेमेंट भी इजी, यू कैन डन बाय द क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफर। तो ये हमारा वो स्कोप ऑफ बेनिफिट्स थे ई बिजनेस के। जैसे कि हर चीज के बेनिफिट्स होते हैं तो इवन लिमिटेशंस भी होते हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अभी लगता है कि चलो कभी कभी हमें फील होता है कि हाँ ई बिजनेस मस्त है, अच्छा है, घर बैठे बैठे हो जाएगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर कभी कभी लगता है कि नहीं, ट्रेडिशनल बिजनेस ही अच्छा है, हम प्रोडक्ट को सामने से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इवन सबसे मेन चीज तो बार्गेनिंग कर सकते हैं। ये तो हमारा बोलते हैं ना एक हक होता है कि हम बार्गेनिंग करेंगे, हम प्रोडक्ट चाहे कितने का भी हो, सामने वाला बायर हमें जो भी बेच रहा है वो चाहे कितना भी प्राइस बताए, बट एज अ कंज्यूमर हमारा तो हक बनता है कि हम बार्गेनिंग करके उस प्रोडक्ट की प्राइस को कम करके ही लेंगे। तो सबसे जो मेन एडवांटेज होता है ट्रेडिशनल बिजनेस का कि हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, बट एज कम्पेयर टू बिजनेस, ई बिजनेस में हम बार्गेनिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि इधर पे जो होता है, अभी हम उधर तो बोल थोड़ी ना रहे सामने वाले बायर को या कॉल करके या मैसेज करके, उधर पे जो भी प्राइस है हमें पे करना पड़ता है। सो फर्स्ट वन है हमारा लैक ऑफ पर्सनल टच। जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस चला रहे हैं तो हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से टच कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या उसमें डिफॉल्ट है, कुछ प्रॉब्लम है। अगर हम ड्रेसेस लेते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेते हैं, हमें देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, कभी कभी इट लाइक फील कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करें कि नहीं करें। तो ट्रेडिशनल बिजनेस एज कम्पेयर टू, मतलब यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस है कि हम ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। बट इन ई बिजनेस इट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे पर्सनल टच अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर होते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उनको एक अंदर डर बैठा रहता है कि हमने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो वही प्रोडक्ट होगा या कुछ और प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो उनको क्या रहता है, उनको जब एक सेटिस्फैक्शन कभी कभार नहीं मिलता। हाँ, कंटिन्यूस अगर कर लेते हैं तो दे आर लाइक सेटिस्फाइड, बट अगर कोई स्टार्टिंग में करता है, जैसे अगर हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, किसी किसी को लगता है कि जब तक प्रोडक्ट नहीं देखेंगे, जब तक प्रोडक्ट के अच्छे से उसको टच करके, प्रोडक्ट को अच्छे से जांच पड़ताल करके जब तक वो नहीं देखते, उनको एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। सो इट इज ये एक बड़ा लिमिटेशन है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है लैक ऑफ पर्सनल टच हमारे ई बिजनेस का। नेक्स्ट वन है डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम भी हो जाता है कभी कभी लाइक कि
ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि आप गए, आपने प्रोडक्ट लिया, प्राइस हो गया और उसी टाइम पे आपको क्या हो जाता है, आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया वो आपको ला के देगा, उधर पे आपने क्या कर लिया, परचेस कर लिया। बट इधर पे टाइम ले लेता है। अगर फॉर एग्जांपल कहीं दूर से आता है तो आपको प्रोडक्ट और टाइम लिया जाता है। अगर कोई बाहर देश में अगर आउटसाइड दी कंट्री अगर है, अगर इंडिया के बाहर से अगर किसी ने आपको कुछ भेजा है तो उधर से आने में भी प्रोडक्ट को टाइम लगता है। तो इधर पे डिलीवरी टाइम भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है। आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो अमेजोन ने बोल दिया कि एक दिन में डिलीवरी होगा, बट ये जरूरी नहीं कि आपका जो इश्यू है पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इवन टाइम लेते हैं डिलीवरीज में भी बहुत टाइम हो जाता है। कभी कभी इसमें हमें बोल दिया गया कि आपका जो भी डिलीवरी है आपको 3-4 दिन में डिलीवरी मिल जाएगा, बट कभी कभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो जाता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इश्यूज। अभी इधर पे सिक्योरिटी इश्यूज कैसे आते हैं कि हम क्या करते हैं, अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें रहता है कि हम अपने फाइनेंशियल डिटेल्स होते हैं, हमारे डेबिट कार्ड होते हैं, हम जो पेमेंट कर रहे हैं वहां पे हमारे फाइनेंशियल डिटेल्स क्या करते हैं, उधर पे सब वहां पर सब हम लोग अपने डिटेल्स वहां पे देते हैं। तो कभी कभी लगता है कि शायद वो डिटेल्स जो हमारे फाइनेंशियल डिटेल्स है वो हैक हो जाएगा, किसी को पता चल जाएगा, पिन कोड पता चल जाएगा। तो इस बात का भी क्या होता है, डर लगा रहता है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, जैसे हमने देखा था कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है बिजनेस को सेटअप करने के लिए, बट उसी तरह से डिसएडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट भी कभी कभी क्या करते हैं, इंटरफेरेंस करती है ई बिजनेस के काम में। जो भी बिजनेस हो रहा है वहां पे भी क्या करती है, कभी कभी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। एंड द लास्ट वन हमारा हाई रिस्क। अभी हाई रिस्क कैसे होता है कि यहाँ पर हम जो ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इधर पे फेस टू फेस ट्रांजेक्शन नहीं होता है, कोई भी इधर डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है दोनों के बीच में। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें क्या पता है कि हमें सामने कौन हमें प्रोडक्ट बेच रहा है, कौन सा बायर उधर कौन सा सेलर होगा, कौन सामने वाला इंसान होगा जो हमें प्रोडक्ट बेच रहा है, कौन भी वहाँ पे प्रोडक्ट कोई और बेच रहा है, डिलीवरी कोई और कर रहा है। तो कभी अगर हमारे साथ फ्रॉड हो गया तो हम कैसे उसको पकड़ेंगे कि हाँ प्रोडक्ट तो उसने दिया था। तो इधर पे क्या होता है, रिस्क होता है कि हमें आइडिया नहीं होता कि हमें किसने प्रोडक्ट बेचा है। तो जैसे कुछ एडवांटेजेस थे वैसे डिसएडवांटेजेस भी थे। फर्स्ट वन था हमारा लैक ऑफ पर्सनल टच एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। ई बिजनेस में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ये, क्योंकि कभी कभी इट्स लाइक कि लोगों को लगता है जब तक वो नहीं टच करेंगे, फील नहीं करेंगे प्रोडक्ट को, उनको एक सेटिस्फेक्शन नहीं आता। नेक्स्ट है हमारे सबसे ये है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल को फर्स्ट टाइम शॉपिंग करता है ऑनलाइन तो उसके लिए और बहुत बड़ा होता है। जब तक उसका डिलीवरी नहीं आएगा तब तक उसको एक सेटिस्फेक्शन नहीं आता, जब तक उसका डिलीवरी आएगा प्रोडक्ट को खोलने के बाद उसको एक सेटिस्फेक्शन आता है। तब तक तो उसके मन में चलता रहता है कि प्रोडक्ट आएगा, कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, गलत है कि नहीं है। नेक्स्ट है डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम ले लेते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है डिलीवरी में। सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, हम अपने क्या करते हैं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे शेयर करते हैं, तो इसलिए कभी हैक हो गया, कुछ हो गया तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जैसे सपोर्ट करती थी, इंटरफेरेंस भी करती है वो ई बिजनेस के काम में। हाई रिस्क के यहाँ पर क्या होता है कि हमें आइडिया नहीं होता कि सामने वाली पार्टी कौन है। हम यहाँ पे कोई फेस टू फेस क्या होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता, कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। ट्रेडिशनल में तो होता है कि सामने हम अगर हमारे प्रोडक्ट में कुछ होता है तो हम बोल देते हैं ना कि हाँ ठीक है, सामने वाली पार्टी बोलती है हाँ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो, बाद में लाके दे सकते हो। बट इधर पे क्या होता है, इधर पे हमें आइडिया नहीं होता है, कुछ फ्रॉड होगा तो हम क्या करेंगे। तो ये कुछ हमारा लिमिटेशंस था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई बिजनेस का इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अभी क्या होता है, अभी ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। It can't take place without a proper internet connection. Online transaction occur when a process of buying and selling takes place through the internet. When the consumer purchases a product or a service online, he/she pay for it on through online transaction. मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसके लिए जरूरत क्या है, इंटरनेट की जरूरत है। बिना इंटरनेट के तो होना नहीं है। तो वही इधर पे वही लिखा है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट होता है। अगर प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन है तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रॉपर होगा, वरना बहुत बाद में कुछ डिफिकल्टीज आ जाती है। देन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑकर व्हेन द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस होता है। अभी यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है तो जो भी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होगी है वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट होगा। ये मीनिंग तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का। अभी देखते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसका प्रोसीजर क्या है। The online transaction move through pre-purchase sale, actual purchase sale and delivery stage. It involves following step. अब इसमें क्या होता है कि हम परचेज और सेल जब एग्जिट करते हैं उसके पहले क्या करते हैं, फिर हमने परचेज कर लिया, फिर हमारा डिलीवरी होता है।
अगर हमें कुछ प्रोडक्ट खरीदना ऑनलाइन तो हम क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट को ऐसे देखते हैं, अपने स्क्रीन पे स्क्रॉल करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे, तो ये प्री परचेज होता है हमारा। फिर हमें वो पसंद आता है, हमें लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो कार्ट में हो जाता है, हम उसको क्या कर देते हैं, अपना ऑर्डर कर देते हैं। एंड द लास्ट वन इज डिलीवरी। तो फर्स्ट वन है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन। अगर अगर न्यूली, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, अगर आप न्यू हो, तो आप अगर कुछ कहीं से भी, फॉर एग्जांपल अगर आप अमेजोन से कर रहे हो, मिंत्रा से कर रहे हो, फ्लिपकार्ट से कर रहे हो, तो आप उस ऐप को डाउनलोड करोगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन करोगे। तो सबसे पहला प्रोसीजर जो होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का, वो रजिस्ट्रेशन होता है। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो सबसे पहला प्रोसीजर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए यू हैव टू बी रजिस्टर फॉर योरसेल्फ। आपको जो भी आपके इंफॉर्मेशन देंगे वो आपको करना पड़ेगा, वहां पे फिलअप करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन क्या रहता है, फर्स्ट स्टेप रहता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का। रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। और अभी अगर हम शॉपिंग करते हैं, अगर हमें कुछ चीज पसंद आती है तो हम क्या करते हैं, कार्ट में ऐड करते हैं। तो वही होता है कि इसमें हमें आइडिया रहता है कि हमने क्या क्या चीजें को कौन सी चीजें हमने क्या की है, कार्ट में ऐड कर चुके हैं। तो हम उसे क्या करेंगे, इट इज इजीली कि हम उसमें से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, हमने रजिस्टर कर लिया हमारा जो भी ऐप था जिससे हमें ऑर्डर करना है, उसमें हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, हमारे जो इन्फॉर्मेशन थे हमने फिल कर दिया। उसके बाद है प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है, प्लेसिंग ऑर्डर की हम अपना स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं और वहाँ पे हमें जो भी चीज पसंद आता है हम कार्ट में ऐड करते जाते हैं। तो जो हमारा शॉपिंग कार्ट होता है वो हमें पूरा रिकॉर्ड दे देता है कि हम कौन से हमने प्रोडक्ट्स को, कौन से आइटम को हमने सेलेक्ट कर लिए हैं कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं, क्या क्या खरीदना है। तो जितने भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स क्वांटिटी हमने जो भी क्या किया, प्रोडक्ट लिए हैं, जो भी आइटम हमने सेलेक्ट किया, वो शॉपिंग कार्ट में ऐड, शॉपिंग कार्ट में रहता है। तो हमें उससे आइडिया हो जाता है, वो हमें रिकॉर्ड दे देता है। तो जो हमारा प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये हमारा सेकंड स्टेप है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का। इसे आप अपने क्या करते हैं, आपको जो भी लेना है आप कार्ट, शॉपिंग कार्ट में ऐड करते हो। उसके बाद अपना जो भी पेमेंट रहता है उसका प्रोसीजर आप करते हो। एंड द लास्ट वन हमारा जो पेमेंट है, प्रोसीजर है, वो पेमेंट है। अभी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप था एंड प्लेसिंग एन ऑर्डर सेकंड स्टेप था। तो लास्ट में हमारा कौन सा स्टेप है, पेमेंट। हमारा जो पेमेंट है वो लास्ट स्टेप है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का। आपने अपने ऑर्डर, अपने जो भी गुड्स आपको आइटम्स चाहिए था, आपने उसको सिलेक्ट कर दिया है, शॉपिंग कार्ट में ऐड कर लिया, नाउ यू हैव टू पे। तो आप अपने क्या कर सकते हो, पेमेंट ऑप्शन भी क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपका जो भी पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो भी डेटा रहता है वो यहाँ पर सिक्योर रहता है अच्छे से। इट इज नॉट लाइक कि बहुत इजीली आपको यहाँ पर आपके हाथ हो जाएगा, कुछ भी नहीं। यहाँ पर आपके जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, ऐसे ही थोड़ा आजकल बहुत लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आपके फाइनेंशियल डेटा क्या होते हैं, वो सिक्योर हो जाते हैं। अभी यहाँ पे अपने पेमेंट ऑप्शन क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी देना है, चेक देना है, नेट बैंकिंग ट्रांसफर करना है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूज करना है, डिजिटल कैश यूज करना है, तो कोई भी पेमेंट ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी इज लाइक द बेस्ट वन है कि आप जब तक प्रोडक्ट नहीं आएगा तब तक मोस्ट ऑफ लोग यही करते हैं। कभी कभी तो लाइक कि वो उधर ही पे ही क्या कर देते हैं, अपना पेमेंट कर देते हैं, ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं। बट किसी किसी को लगता है कि यार अभी जब डिलीवरी आएगा तभी वो पेमेंट करेंगे। चेक दे सकते हैं, अपना ट्रांसफर कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, डिजिटल कैश जो होते हैं उसको भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस। मतलब कि जो बाइंग सेलिंग प्रोसेस है वो क्या है। बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस, अभी अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में देखते हैं तो हमें क्या करना है, हमें हमारा ट्रैवलिंग टाइम जाता है, सामने वाले बायर को कन्विंस करने में टाइम जाता है। तो इधर पे ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें कभी टाइम निकाल के जाना पड़ता है, आज हमें टाइम नहीं है तो हम कभी नेक्स्ट संडे को जाएंगे। बट कभी क्या होता है, अभी वो चीज उसी टाइम पे अवेलेबल है, अब वो नेक्स्ट टाइम मिलेगी नहीं, और मिल रही है तो आपको बहुत टाइम बाद मिल रही है, तो अभी तब आपको जरूरत नहीं है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस इज लाइक कि इस ये वाले प्रोसेस में आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत प्रोसेस होते हैं जिससे आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या है, वो इजी है। जहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, आप क्या करते हो, वहाँ पे अपने एक इन्फॉर्मेशन दे देते हो, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मिल जाता है। यहाँ पर बायर सेलर को देखता है, फिर गुड सेलेक्ट करता है, नेगोशिएट ऑफ प्राइस एंड डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशंस, देन सेल होता है। उसके बाद आपको पेमेंट क्या करना है, कैसे करना है, बाद में जो भी पोस्टल एक्टिविटी होता है। यही एक नॉर्मल सा, इतना कुछ था नहीं, एक नॉर्मल सा हमें डायग्राम दिया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आउटसोर्सिंग है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, आउटसोर्सिंग।
ये लास्ट टॉपिक है हमारा आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग होता क्या है? आउटसोर्सिंग मतलब कि आउटसोर्सिंग आप क्या करते हो अपने बिजनेस का ऐसे कुछ काम जो ऐसा काम रहता है कि आप किसी और को करने को देते हो। अगर एक एग्जांपल लेती हूँ आउटसोर्सिंग का, फॉर एग्जांपल कि मेरी कंपनी है, मैं मेरे कंपनी में एक प्रोडक्ट क्या कर रही हूँ, बना रही हूँ। मेरा काम था एक प्रोडक्ट बनाने का, बट उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसको पैकेजिंग भी करना है, उसको एक पैकेजिंग की जरूरत है। बट अभी क्या हो रहा है, वो पैकेजिंग के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और अगर उसमें पैकेजिंग को बना रही हूँ ना, तो वो पैकेजिंग ही मतलब उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा जो रिसोर्स है पैकेजिंग का वो भी वेस्ट हो रहा है, वहां पे मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा जो जरूरी काम था प्रोडक्ट बनाने का, मैंने वो काम तो कर दिया, अब मैं क्या करूंगी, पैकेजिंग का काम किसी और को दे दूंगी। तो हम हमारे जो मेन एक्टिविटी होता है, मतलब कि जो कोर एक्टिविटीज होती है वो हम खुद करते हैं, बट जो नॉन कोर एक्टिविटीज होते हैं ना, हम क्या करते हैं, किसी बाहर किसी कंपनी को जो उसमें स्पेशलाइज होते हैं उस एजेंसी को देते हैं। अगर एग्जांपल एक और एक कॉल सेंटर्स, आपने बहुत सुना होगा कॉल सेंटर्स। तो किसी की अगर बड़ी कंपनी है, बड़ी बिजनेस है, वहां पर वो अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स के कॉल को अटेंड नहीं कर पा रहे, उनके प्रॉब्लम्स को नहीं सुन पा रहे, तो वो क्या करते हैं, कॉल सेंटर, तो वो भी जो भी प्रॉब्लम रहेगा कॉल का, जो भी कस्टमर्स के क्लाइंट्स के जो भी इश्यू रहेंगे, जिस चीज के भी रिलेटेड, वो क्या करेंगे, वो कॉल सेंटर रहता है, वो कॉल सेंटर उस कस्टमर्स और क्लाइंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो आउटसोर्सिंग मतलब आप अपने मेन एक्टिविटी पे फोकस करते हो, और आपको जो ज्यादा जरूरी काम नहीं होता है, जैसे हमने देखा था कॉल सेंटर्स में हम कस्टमर्स के अभी कंपनीज में क्लाइंट्स और कस्टमर्स की कॉल को अटेंड करने के अलावा भी बहुत काम होता है, जरूरी नहीं वो हर टाइम कॉल अटेंड करते रहेंगे, उनके प्रॉब्लम सुनते रहेंगे, इशू सॉल्व करते रहेंगे। सो वो कॉल सेंटर्स को क्या करते हैं, कॉल सेंटर्स उनका एक अलग से बना देते कि वो हैंडल करेंगे। पैकेजिंग का था, तो हम अपने मेन एक्टिविटी पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं, और जो भी नॉन कोर एक्टिविटीज होती है जहाँ पे ज्यादा जरूरी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, किसी और बाहर कंपनी को, एजेंसी को क्या करते हैं, वो दे देते हैं। इंट्रोडक्शन में देखेंगे आउटसोर्सिंग। Outsourcing is the process of contracting a business function or any specific business activity to specialized agency. Mostly the non-core areas such as sanitation, security, household, pantry, etc. are outsourced by the company. The company makes a formal agreement with the agency. अगर आप देखोगे तो जैसे कि एग्जांपल है आउटसोर्सिंग, हमने देखा कि अब हम लोग क्या करते हैं, आउटसाइडर को, जो बाहर, आउटसाइडर वर्ड याद रखना, आउटसोर्सिंग में एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आउटसाइडर, अगर आप आउटसाइडर वर्ड लिखते हो तो ही आउटसोर्सिंग माना जाता है। इधर पे क्या होता है कि आप किसी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी, आपकी जो एजेंसी है जिसमें वो एक्सपर्ट है, उसको क्या करते हो, अपना काम, अपना जो भी बिजनेस है, जो आपके बिजनेस का एक नॉन कोर एक्टिविटी है, वो क्या करते हैं, आप उसको दे देते हो कि वो काम करेंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा सैनिटेशन, सिक्योरिटी, हाउस होल्ड, पैंट्री। हमारी अगर बिजनेस की सिक्योरिटीज होती है तो हम अलग से सिक्योरिटीज होती है। अगर हम इवन कैंटीन देखते हैं तो कैंटीन के लिए अलग लोग को बुलाया जाता है। तो ये आउटसोर्स है। मीनिंग में देखते हैं, आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सम बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी। द कंपनी बेनिफिट्स इन टू वेज। फर्स्ट वन, इट रिड्यूस इट्स ओन कॉस्ट। सेकंड वन, इट यूजेस द एक्सपर्टीज ऑफ द फर्म इज स्पेशलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्विस। आउटसोर्सिंग हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में देख लिया कि हम क्या करते हैं, अपना काम किसी और को दे देते हैं, जो बिजनेस का मेन एक्टिविटी होता है हम उस पर फोकस करते हैं। तो इधर पे क्या होता है कि कंपनी को दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये है कि उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर उसको वही काम करना है, बिजनेस अगर वही काम पैकेजिंग का काम कर रहा है, तो पैकेजिंग के लिए भी कुछ जरूरत पड़ेगी, हमें कुछ और चीज भी जरूरत पड़ेगी, तो हमें खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सामने हमने जिसको काम दिया वही उस चीज पर खर्चा करेगा, तो इधर पे हमारा खर्चा बच जाता है। एंड द नेक्स्ट वन, हमारा जो काम हमने उसको दिया है वो ज्यादा अच्छे से आएगा, उसमें एफिशिएंसीज आएगी, क्योंकि हम किसको दे रहे हैं, जो उस चीज में माहिर है, जो एक्सपर्टीज है, हम उसको देते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था और मीनिंग था। नेक्स्ट देखते क्या है आउटसोर्सिंग पे। आउटसोर्सिंग एग्जांपल्स या नीड और नीड्स दिए। एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख लिया कि हमने देखा है कि जैसे शॉप्स हो गए, मॉल,
हाउसिंग सोसाइटी, ऑफिस एक्सेट्रा, आउटसोर्सिंग फैसिलिटी लाइक कैंटीन, सैनिटेशन, सिक्योरिटी। हमने जो इसमें देखा शॉप मॉल में हमारे कैंटीन होते हैं, सिक्योरिटीज होते हैं, हम अलग अलग ये अलग अलग क्या करते हैं, इनको आउटसोर्स कर दिया जाता है कि सिक्योरिटी कोई अलग संभालेगा, कैंटीन कोई अलग होगा, सैनिटेशन किसी का अलग होगा। In the same way, arrangements for wedding, anniversary, birthday celebration can also be outsourced. अभी होता है कि मैनेजमेंट किसी कोई मैनेजमेंट करता है, जिसका एक मैनेजमेंट होता होगा, तो अगर उधर पे क्या होता है, अगर किसी को पार्टीज करना है, चाहे अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, बर्थडे सेलिब्रेशन, तो वो उधर पे क्या होता है कि वहां पर पर्टिकुलर एक इंसान जिसमें वो माहिर है उनको वो काम दिया जाता है कि वो उस चीज को क्या करेंगे, उस चीज को करेंगे। अभी आउटसोर्सिंग की जरूरत क्यों है? टुडे सर्विस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिकमिंग हाईली स्पेशलाइज्ड। मोस्ट सर्विसेज require finely turned skills. With increasing global competition, most companies are focusing on showcasing their product or improving the quality of their goods. This has forced the companies to concentrate on their hardcore activities. Therefore, companies are taking a fresh look at their business process. Due to this, many non-core areas are being outsourced to firms who have specially skilled workforce. The concept of outsourcing has emerged as a result of this thinking. मतलब अभी जरूरत क्या है कि इसमें क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ गया है। आप अपने मेन प्रोडक्ट्स पे ध्यान दो, आपका जो प्रोडक्ट है उस पे आपको ध्यान देना है। कि आपके बिजनेस का जो मेन एक्टिविटी है आप उस चीज पे ध्यान दो, उस पे कंसंट्रेशन करो। जो ज्यादा जरूरी नहीं है उस चीज को हम आउटसोर्स कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमारा कंपटीशन बढ़ गया है, हमें हमारी क्वालिटी ऑफ हमारा जो गुड्स है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए, हमें अपने प्रोडक्ट में अच्छे फीचर्स लाने चाहिए, उसमें कुछ अच्छी चीजें अच्छे कुछ अलग अलग चीजें करना चाहिए, थोड़े चेंजेस लाने चाहिए। इससे मतलब कि हम अगर अपने प्रोडक्ट पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और अपने प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स को शोकेस करते हैं, अलग अलग चीजें उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इससे प्रोडक्ट जो हमारा मेन चीज है प्रोडक्ट को बनाना, उस पर अगर ज्यादा फोकस करेंगे तो इट इज लाइक कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा। अब हम सोचेंगे प्रोडक्ट बना रहे हैं, पैकेजिंग कैसे करना है, कब डिलीवर करना है, कब सेल करना है, किसको देना है, कब देना है, अगर ये सब सोचेंगे तो हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट पे फोकस कैसे करेंगे। इसमें कहता है कि हम अपने हार्डकोर एक्टिविटीज को फोकस करते हैं और जो नॉन कोर एरियाज होते हैं हम उसको आउटसोर्स कर देते हैं। एडवांटेजेस है आउटसोर्सिंग के, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। फर्स्ट वन हमारा जो एडवांटेज है ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेजेस। अब इधर पे क्या होता है कि आपका जो कॉस्ट है, आपका कॉस्ट इधर पे कम हो जाता है, क्योंकि आपको उस चीज के लिए अलग से सेटअप नहीं करना पड़ता, अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। इधर पे क्या होता है कि आपको अपने एम्प्लॉय को ट्रेन नहीं करना पड़ता कि आप उस प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करें, किस तरह से बनाएं, उसको किस तरह से पैकेजिंग करें। इधर पे ट्रेनिंग कॉस्ट होता है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होता है, सेटअप कॉस्ट होता है, अलग अलग जो कॉस्ट हो जाता है वो कम हो जाता है, हमारे जो कॉस्ट हो जाता है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि हम अपने काम को क्या करते हैं, किसी और को देते हैं। वही कंपनी जो हमारे काम कर रहे हैं वही कंपनी उस चीज पे क्या करेंगे, खर्चा करेंगे। देन स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयज एंड एक्सपोर्ट। अभी जो हमारा आउटसोर्सिंग है इससे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ता है कि बहुत सारे जो मतलब बिजनेस है ना, many business have been built only on outsourcing opportunities. Outsourcing opportunity से बहुत सारे बिजनेस हुए कि फॉर एग्जांपल कैसे कोई जो छोटे छोटे क्या होते हैं हमारे इंडस्ट्रीज होते हैं, या कोई स्मॉल वर्कर्स होते हैं, या जो घर में काम करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उस चीज को आउटसोर्स कर देते हैं, हमारे काम को आउटसोर्स करते हैं। उससे क्या होता है, उससे काम मिलता है उनको क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, ऑनरशिप। कभी कभी उस चीज में क्या करते हैं वो एक उस चीज का वो अपना एक काम बना लेते हैं कि हाँ ठीक है हम इस चीज का बिजनेस खोलेंगे, वो जो आउटसोर्स करेंगे हम उस चीज का काम करेंगे। आउटसोर्सिंग क्या करता है, बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा लो मैन पावर कॉस्ट। अभी यहाँ पे मैन पावर कॉस्ट भी हमारे क्या होता है, कम होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने काम को करने के लिए किसी और को हायर करते हैं तो हमारा वहां पे क्या होता है, हमें उनको पैसे देने पड़ते हैं, बट एज कम्पेयर टू हम क्या करते हैं, अपने काम को आउटसोर्स कर देते किसी एजेंसी को, तो यहाँ पे ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी जो उनके बिजनेस के लोग हैं, जो उनके कंपनीज के लोग हैं वही काम करेंगे। तो हमें अलग अलग लोगों को अलग अलग
पैसा नहीं देने पड़ते, पेमेंट नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सेस टू प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज। अभी ऑलरेडी हमने मीनिंग में देखा था कि इधर पे दो बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट है कि कॉस्ट तो रिड्यूस करता है, एंड द नेक्स्ट वन कि हम जो काम दे रहे हैं वो एक्सपर्ट है, मतलब कि हम उनको देते हैं जो उस चीज में एक्सपर्टीज होते हैं, जो उस चीज में स्पेशलाइज होते हैं। तो इससे क्या होता है, काम में क्या होता है, काम में इंप्रूवमेंट आता है, एफिशिएंसीज आती है, उससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटीज अच्छी होती है, एक प्रोफेशनलिज्म रहता है, क्योंकि दे आर उस चीज में वो स्पेशलाइज है, उस चीज में माहिर है। तो इससे हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, अच्छा होता है। Then emphasis on core process rather than supporting ones. एम्फोसिस ऑन कोर मतलब कि आप क्या करोगे, आपका जो मेन काम है, जैसे कि आपका मेन काम था प्रोडक्ट बनाना, तो आपने प्रोडक्ट बनाना, तो आप उस चीज पे फोकस करोगे, आपके प्रोडक्ट को किस तरह से डेवलप करना है, इंप्रूव करना है, कितनी क्वालिटी अच्छी से रखनी है। तो इससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट अच्छी होगी, तो आपका जो भी दूसरा काम है उस चीज को आउटसोर्स करोगे। नेक्स्ट वन है इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स आर रिड्यूस। इधर पे इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, कम होता है। जैसे हमने देखा कि हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो रहा है। नेक्स्ट हमारा मैन पावर कॉस्ट है वो कम हो रहा है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी, अगर हमें उस चीज को सेटअप करने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, न्यू टेक्नोलॉजी लेने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद है इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अभी इधर पे क्या होता है कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। कैसे? क्योंकि हम जो प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं, बिकॉज अभी उनको जो प्रोडक्ट दी गई है, दे आर स्पेशलाइज्ड इन दैट चीज, उस चीज में क्या, उस चीज में वो माहिर है, तो इससे उस प्रोडक्ट में क्या आती है, एफिशिएंसी आती है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, ज्यादा मतलब ज्यादा रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता है। एंड द लास्ट वन है नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज शेयरिंग इज लाइक यहाँ पे क्या होता है, जो आउटसोर्सिंग एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन की वो नॉलेज शेयर करते हैं, प्रैक्टिस एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस जो होते हैं वो करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, दोनों कंपनीज की डेवलपमेंट होती है, दोनों कंपनीज होते हैं डेवलप होते हैं, और इससे क्या होता है, मार्केट में गुडविल क्या होता है, ऑल्सो बूस्ट गुडविल इन द इंडस्ट्री। मार्केट में, इंडस्ट्री में क्या होता है, गुडविल हमारा बढ़ता है। तो हमने एडवांटेजेस देखे। फर्स्ट वन overall cost advantages. Second, stimulates entrepreneurship, employment and export. Third, low manpower cost. Fourth, access to professional, expert and high quality services. Fifth, emphasis on core process rather than the supporting ones. Sixth, investment requirement are reduced. Increase efficiency and productivity and knowledge sharing. इसके बाद next हमारा क्या है, जैसे कि हमने देखा disadvantages भी है। First one है lack of consumer focus, a threat to security and confidentiality, dissatisfactory services, ethical issues, other disadvantages दिए जैसे कि misunderstanding of the contract, lack of communication, poor quality and delayed services। अभी फर्स्ट हमारा जो लैक ऑफ कस्टमर फोकस है, इधर पे क्या होता है कि आउटसोर्सिंग कंपनीज जो होती है, मतलब हम जिसको हमने दिया गया, जिस कंपनी को हमने काम दिया गया है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारा ही काम वो सिर्फ कर रहा है, बहुत सारे लोगों का काम कर रहा होगा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी फॉर्म का काम वो कर रहा होगा, बहुत सारे लोग ने आउटसोर्स किया होगा उस कंपनी को काम। तो उधर पे क्या होता है, इतने सारे काम की वजह से उसका एक फोकस नहीं रहता है, तो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ता है। नेक्स्ट है थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियली। मतलब अभी हम अपने काम को अगर किसी को आउटसोर्स करें तो हम इंफॉर्मेशन भी देते हैं उस चीज के बारे में कि ऐसा है, ये है, वो है वगैरह, अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि क्या पता शायद वो जो कंपनी हमारा काम कर रही है, जो काम हमने आउटसोर्स किया है, वो शायद उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर सके, किसी थर्ड पार्टी को बता दे। तो इधर पे सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियली का भी एक थ्रेट रहता है। डिससैटिस्फैक्टरी सर्विसेज, कभी कभी लाइक कि हम जो सर्विसेज हमें मिल रही है वो हमें एक सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही है, वहां पे सब स्टैंडर्ड क्वालिटी आ रहा है, डिलीवरी टाइम प्रॉपर नहीं दी जा रही है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छे से नहीं मिल रही है, प्रोडक्ट अच्छे से नहीं बन पा रहा है। उसके बाद एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज में क्या होता है कि मेजर एथिकल इश्यूज ये है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खुद के ओन कंट्री से क्या की जाती है, ली जाती है। इज टेकिंग अवे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम वन ओन कंट्री व्हेन द फंक्शन इज आउटसोर्स्ड टू अ कंपनी फ्रॉम अनदर कंपनी। नेक्स्ट है अदर डिसएडवांटेजेस, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने दिया है कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, कम्युनिकेशन अगर हर अभी कभी कभी होता है कि वो हर एक चीज नहीं डिस्कस करते, तो वहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से प्रोडक्ट जो भी हमने काम उनको आउटसोर्स किया वो प्रॉपर नहीं आ रहा है। क्वालिटी जैसे हमने देखा था कि हम जो सर्विसेज हमें है वो
हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो वहाँ पे डिलेड सर्विसेज हो रही है, पुअर क्वालिटीज मिले जा रहे हैं, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अभी आउटसोर्सिंग के कुछ अलग अलग फॉर्म्स है, जैसे कि हमने आउटसोर्सिंग देखा, तो आउटसोर्सिंग के अलग अलग फॉर्म है जिसमें तीन है। फर्स्ट वन इज बीपीओ, केपीओ एंड एलपीओ। बीपीओ स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, KPO stands for knowledge process outsourcing, and LPO then that is the last one, legal process outsourcing। फर्स्ट वन देखते हैं कि जो हमारा बीपीओ है वो क्या है। इंट्रोडक्शन में देखेंगे, बीपीओ इज बेसिकली आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क टू सम थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर इन ऑर्डर टू सेव मनी। Business process outsourcing or BPO is a business practice in which one organization hires another company to perform a task process that the hiring organization required to operate its own business successfully। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ बिजनेस का कुछ एक्टिविटी रहता है, काम रहता है, वो किसी और कंपनी को दे दिया जाता है, तो वही बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। मीनिंग है बीपीयू जो है इज ए सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का एक सबसेट है दैट इन्वॉल्व द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द ऑपरेशन एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस टू द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। BPO refers to the outsourcing of peripheral activities of the organization to an external organization to minimize cost and to increase efficiency. For example, customer care centers for the various bank service providers। बीपीओ हम वही देख रहे हैं कि हम अपना क्या करते हैं, जो नॉन कोर एक्टिविटीज है वो किसी थर्ड पार्टी को, जो थर्ड एजेंसीज रहती है हमारे, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी रहती है, बाहर की जो कंपनीज रहती है, उनको क्या करते हैं हम आउटसोर्स कर देते हैं, वही बीपीओ है। कुछ बिजनेस का कुछ ऐसा काम होता है कि जो ज्यादा जरूरी नहीं है बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए जरूरी है बट वो लाइक कि हम उस चीज को आउटसोर्स कर सकते हैं ताकि हम अपने और बिजनेस एक्टिविटीज पे ध्यान दें, तो उसको ही हम करते हैं कि बिजनेस के कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं वो हम किसी और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। इससे क्या होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट है उससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट है उससे उसमें इंप्रूवमेंट आता है, क्योंकि उधर पे क्या होते हैं, उस चीज को हम ऑलरेडी देखा है कि हम आउटसोर्स किसको कर रहे हैं, जो उस चीज में स्पेशलाइज एजेंसी होते हैं, जो एक्सपर्टीज होते हैं, तो उसमें इंप्रूवमेंट आता है प्रोडक्ट में, बिकॉज उनको उस चीज को कैसे करना है, किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से प्रोडक्ट बनाना है, किस तरह से पैकेजिंग करना है, दे नो वेरी वेल। तो इससे क्या आता है, प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट आता है। नेक्स्ट वन है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। इट इज लाइक कि हम ऑब्वियस है, अगर मेरे से पैकेजिंग नहीं हो रहा है तो भी मैं कर रही हूँ, तो मेरा रिसोर्स तो वेस्ट होते जा रहा है, बट दे आर स्पेशलाइज्ड, उनको आइडिया है कि उनको क्या करना है, तो इससे रिसोर्सेज हमारा कम वेस्ट होता है, प्रॉपर यूटिलाइज होता है हमारे रिसोर्सेज का। रिडक्शन इन कॉस्ट, हमारा कॉस्ट में भी क्या होता है, कम होता है, कॉस्ट कम होता है। इवन इससे क्या होता है, एफिशिएंसीज बढ़ जाती है, हमारे प्रोडक्ट अच्छा होता है। इंप्रूव ह्यूमन रिसोर्स। डिसएडवांटेज है, फर्स्ट वन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी हो जाता है कि जो किसके बीच में, क्लाइंट और वेंडर कंपनीज, उधर पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन होता है। अगर वहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, एक्चुअल करना क्या है, जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या है, अगर वही उनको प्रॉपर नहीं है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो प्रॉब्लम हो जाता है कि जो काम हम अच्छे से करना है वो प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा। डिफरेंट टाइम जोन्स, की हमारी जो वेंडर कंपनी और जो हमारी क्लाइंट है, दोनों का जो काम का टाइमिंग है वो अलग अलग है, तो इससे भी क्या होता है कि दोनों, इस वजह से दोनों क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, और प्रोडक्ट में फिर प्रोडक्ट जो रहेगा वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। लॉस ऑफ कंट्रोल है, अभी यहाँ पे कहते हैं कि लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि ड्यू टू कम्युनिकेशन एरर की वजह से, टाइम डिफरेंसेस की वजह से, यहाँ पर जो लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है, प्रोजेक्ट जो है वहां पर क्या हो जाता है, लॉस होने लगता है। तो ये हमारा कुछ बीपीओ के बारे में था कि यहाँ पर बिजनेस की कुछ एक्टिविटी रहती है, जो नॉन कोर एक्टिविटीज होते हैं, हम किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को दे देते हैं, जिसमें हमने देखा उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट वन है हमारा केपीओ। केपीओ इंट्रोडक्शन में दिया है कि केपीओ इज डिस्क्राइब्ड एज द फंक्शन रिलेटेड टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आउटसोर्स टू द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। केपीओ इज अ सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ इन विच the outsourced service provider is hired not only for its capacity to perform particular business process or function but also to provide expertise around it। यहाँ पर मीनिंग देख लो कि मीनिंग ये है कि KPO is a form of outsourcing in which knowledge related and information related work is carried out by the workers in a different company or by the subsidiary of the same organization which may be in the same country or in offshore location to save costs। KPO requires advanced analytical and technical skills as well as high degree of specialized expertise। KPO allows both core and non-core activities।
अभी यहाँ पर नॉलेज मतलब कि कुछ ऐसी नॉलेज मतलब कि जहाँ पर नॉलेज दिमाग की जरूरत पड़ती है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज की जरूरत पड़ती है, उधर पे हम ऐसे बिजनेस की कुछ बिजनेस एक्टिविटीज को क्या करते हैं, उस बिजनेस एक्टिविटी को क्या करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर देते हैं। अगर जैसे कि अगर कोई टेक्निकल इश्यूज हो गया, अभी कंपनी में कोई नहीं है, तो हम बाहर से किसी, जो हमारा सॉफ्टवेयर खराब हो गया, तो हम बाहर किसी जो स्पेशलाइज है, जिसको सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी हो, पूरा नॉलेज हो, तो वही आके उस टेक्निकल बोलू सॉरी टेक्निकल इशू को सॉल्व कर पाएगा। देन जैसे जिसमें बहुत स्पेशलाइज होता है, जहां पर बहुत नॉलेज की जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को कुछ जरूरत पड़ रही है, अकाउंटेंट की जरूरत पड़ रही है, तो बाहर से हम अकाउंटेंट को हायर करेंगे। ऑडिटिंग की जरूरत पड़ती है, तो हम बाहर से ऑडिटर को बुलाया जाता है, वो अकाउंट्स चेक करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है। तो वही होता है कि जहां पर नॉलेज की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे एक जहां पर की वही पर्सन उस चीज को हैंडल कर सकता है, बिकॉज वहां पर उस चीज के बारे में उसको आइडिया होता है। आउटसोर्सिंग इसलिए कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को भी क्या किया, स्पेशलाइज्ड एजेंसी को ही आउटसोर्स किया जाता है। तो नॉलेज पर्सन आउटसोर्सिंग वही है कि जहां पर हम अपने जो भी काम है, जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड है, उसी को हम क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। कभी कभी इट इज लाइक डिफरेंट कंपनीज में होगा, in which knowledge related work is carried out by the worker in a different company or by the subsidiary of the same organization, which may be in the same country या तो सेम कंट्री में, और इन एंड ऑफ शेयर लोकेशन टू सेव कॉस्ट। केपीओ रिक्वायर उसमें एनालिटिकल टेक्निकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है। इट इज नॉट लाइक ऐसे हो जाएगा, किसी और को बुला के कर लेंगे या कोई कंपनी में से कर लेगा, जहाँ जिसको टेक्निकल स्किल के बारे में आइडिया है, जहाँ पे एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, जो उस चीज में बहुत एक्सपर्टाइज होते हैं, बहुत नॉलेज होता है, उनको ही बुलाया जाता है। जिनके पास डिग्री ऑफ स्पेशलिस्ट होता है, मतलब उनके पास एक डिग्री रहता है उस चीज को करने का। जैसे कि हम उस चीज में किसी ने पीएचडी कर लेते हैं कि उस सब्जेक्ट के बारे में, जैसे हम बोलते हैं कि किसी ने किसी चीज में पीएचडी की है, तो ही हैज दैट नॉलेज, उसके पास उस चीज का उतना नॉलेज होता है। सो उस as well as high degree of specialist expertise, KPO allow both core and non core activities। यहाँ पर जो हमारा core activities है और non core activities है, यहाँ पर दोनों को हम क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि वहां पर नॉलेज और इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। अभी जो हमारा नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, इधर पे हाईली टास्क जो होते हैं, इट इज लाइक कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो हम उस चीज को, जो प्रोफेशनल है उस चीज को, हम प्रोफेशनल सर्विसेज को, प्रोफेशनल को हायर करेंगे कि वो उस चीज को क्या करे, उस चीज को सॉल्व करे। तो जैसे इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट, कॉस्ट रिडक्शन इज पॉसिबल एज क्लाइंट गेट प्रोफेशनल सर्विस एट कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोफेशनल सर्विस मिलती है। नेक्स्ट वन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन हायर स्किल्ड एम्प्लॉयज फ्रॉम केपीओ सर्विस प्रोवाइडर। जो केपीओ सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उधर से वो हायर करेंगे जो स्किल्ड एम्प्लॉयज होते हैं। जैसे हमने बोला कि प्रोफेशनल सर्विस मिलती है, तो जो एजुकेटेड होते हैं, जिनके पास उस चीज की ज्यादा नॉलेज होती है, उस चीज में ज्यादा माहिर है, तो उसी एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, हायर किया जाता है। High end services are provided at a lower cost to decrease unemployment and benefit their economy। यहाँ पर कि यहाँ पर क्या करते हैं, लोअर कॉस्ट पे जो हमारा काम है, प्रोवाइडेड एट अ लोअर कॉस्ट टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड देयर इकोनॉमी एंड बेनिफिट देयर इकोनॉमी। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा जो काम है वो लोअर कॉस्ट पे ही होता है, क्योंकि इधर पे आउटसोर्सिंग से क्या होता है, हमारा कॉस्ट कम होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है, अलग अलग जो कॉस्ट होते हैं वो कम होते हैं। नेक्स्ट वन है प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एचआरएम, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, सिक्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी होती है, उसमें भी एक डाउट रहता है कि क्या पता हम जो काम दे रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर उसने किसी और को लीक कर दिया कि नहीं कर दिया, अगर हमारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से वो अगर कहीं पे शेयर हो गए कि नहीं हो गए। नेक्स्ट है द कैरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉय एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्क कैन नॉट बी एश्योर्ड। जरूरी नहीं कि जो एम्प्लॉय है वो सच में है कि क्या पता, द कैरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉय एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द वर्क, कि वो जो एम्प्लॉय है वो सही है कि नहीं, वो जो काम कर रहा है, हम उसके एश्योरेंस नहीं ले सकते हैं।
KPO is time consuming, cannot provide a quick fix to the company seeking immediate result. Lack of communication between the partner due to legal language and cultural barriers can lead to complication. Reduction in communication due to language barrier. अभी KPO is like कि ऐसा नहीं कि हो जाएगा, इधर पे बहुत प्रोफेशनल सर्विस की जरूरत पड़ती है, हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज को हम हायर करते हैं क्योंकि इधर पे नॉलेज और नॉलेज इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड क्या होता है, हमारा काम होता है, तो इधर पे टाइम कंज्यूमिंग है. इधर पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है बिटवीन दी पार्टनर्स ड्यू टू लीगल लैंग्वेज एंड कल्चर. फॉर एग्जांपल कि हमारे कंट्रीज में ही नहीं हो रहा, हम किसी बाहर कंट्री से किसी को हायर करके लेके आ रहे हैं, तो वहां पे लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम हो जाएगा, कल्चरल बैरियर्स हो जाते हैं, तो इसके वजह से भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है. और रिडक्शन इन कम्युनिकेशन ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर. लास्ट वन हमारा दिया है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग. LPO is a type of KPO that is specific to legal services ranging from drafting legal documents, performing legal research to offering advice. LPO refers to the practice of law firm or corporation obtaining legal support services from an outside law firm or legal support services company. For example, areas like US or Europe outsource legal work to India where it can be performed at significant decreased cost. LPO is high-end industry that has been growing rapidly in the recent years. Meaning दिया है कि legal outsourcing has gained tremendous ground in the past few years in India. It achieved success by producing services such as document review, legal research and writing, drafting of briefing, etc. लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग मतलब यहाँ पे कुछ लीगल का काम होगा जो लीगली काम होता है, जैसे कि अगर किसी कंपनी में केस कर दिया, किसी कंपनी के ऊपर केस कर दिया गया है, तो अगर किसी कंपनी के ऊपर केस कर दिया गया है तो हम क्या करेंगे, बाहर से जो भी लॉयर रहेगा उनको हायर करेंगे और वो उस कंपनी के केसेस को क्या करेंगे, उस कंपनी का जो भी केस रहेगा उसको सॉल्व करेंगे. तो वही रहता है कि यहाँ पर जो लीगल सर्विसेज जो होती है एलपीओ में, जो भी क्या होता है लीगल काम जो होता है वो क्या किया जाता है, आउटसोर्स किया जाता है. Advantage है first one of the most significant advantage of outsourcing legal function is cost saving. Second, outsourcing legal work to external vendors allow organization to access high level talent and expertise that does not exist within the firm. Employing a combination of in-house and external talent allow law firm and organization to tailor their liabilities in response to workload and client demands. Flexible staffing is also reduced from overhead. यहाँ पे क्या होता है, इवन कॉस्ट सेविंग होता है. वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज है कि हमारे यहाँ पे कॉस्ट सेविंग बचता है. यहाँ पर क्या होता है कि हमारे खुद के फॉर्म में वो नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा जो लीगल काम है, जो भी कुछ लीगली काम रहेगा, तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से किसी को हायर करते हैं. Disadvantage: first, there will be problem of authenticity as some important documents need to be shared with the outsourcing firm. There may be a problem of in-depth knowledge of all relevant laws. There will be a problem of cultural and language barriers that could hinder communication between domestic and international team. LPO also get affected by geographical hurdles between the firm and the clients. यहाँ पे क्या होता है कि हम जो डॉक्यूमेंट्स अपने अभी कुछ केस हो गया है, तो फॉर एग्जांपल कि कभी-कभी कुछ गलत हो जाता है कंपनी में, अभी उस चीज को भी हमें बताना पड़ता है कि इस चीज की वजह से भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं, बट कंपनी थोड़ा बहुत मैनेज कर लेती, बट ऐसे केस हो गए अब वो मैनेज नहीं कर पा रही. तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं कि हमें बताने पड़ते हैं लॉयर को कि ऐसा ऐसा ये है वो है. तो इधर पे क्या होता है, शायद वो इन्फॉर्मेशन कहीं लीक ना हो जाए, हमारे इधर पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ जाते हैं. अगर कुछ लॉस के बारे में अगर उनको नहीं नॉलेज होगा तो प्रॉब्लम हो जाता है कि अभी उस चीज को वो कैसे सॉल्व करेंगे. सो इसलिए हर एक चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए. अगर इन कुछ रिलेवेंट लॉज जिसके बारे में अगर नहीं है इन डेप्थ नॉलेज, तो प्रॉब्लम हो जाता है उस चीज को सॉल्व करने के लिए. देन इवन कल्चर लैंग्वेज बैरियर्स भी बन जाता है, दैट कुड हिंडर कम्युनिकेशन बिटवीन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टीम. जो दोनों टीम है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है कम्युनिकेशन का. Even LPO affect हो जाता है by the geographical hurdles between the firm and the clients. geographical hurdles भी हो जाते हैं कभी-कभी, लाइक हम किसी बाहर देश से किसी को क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं हमारे चीजों को सॉल्व करने के लिए. तो ये हमारा कुछ था, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 था, जहां पे हमने देखा इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, कि हम अपने बिजनेस को कैसे कर रहे हैं. यहाँ पर ई बिजनेस यूज हो रहा है. ई बिजनेस को पहले हम ई कॉमर्स कहते थे. IBM ने इस टर्म को यूज किया था 1997 में फर्स्ट टाइम. इसमें अगर आपको बिजनेस आपका
चलाना है ई बिजनेस, अगर आपको करना है तो आपके पास सॉफ्टवेयर प्रॉपर होना चाहिए, आपका इंटरनेट तो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये है तो आपका बिजनेस इज लाइक फेब्यूलस है। नेक्स्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जरूरत पड़ती है, हमने वो देखा, उसके कुछ बेनिफिट्स थे, लिमिटेशंस थे, स्कोप देखे थे। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना, ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।